जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार बी ए सेमेस्टर वाला में। मां शाकुंभरी विश्वविद्यालय सहारनपुर और उससे संबंधित सभी कॉलेज में आपके एग्जाम होने वाले हैं बी एस सिक्स सेमेस्टर में होम साइंस के। होम साइंस में पेपर 2 रहेगा आपका। ये पेपर 2 में आपको पढ़ना क्या होता है, रिसर्च मेथडोलॉजी एंड जेंडर डेवलपमेंट। तो आज के इस क्लास में क्या है सर, तो पिछले साल का क्वेश्चन पेपर रहेगा 2025 का। ठीक है, एग्जाम कब होगा मां शाकुंभरी विश्वविद्यालय सहारनपुर में, तो आपका एमएसयू में एग्जाम है 26 मई 2026 को। ठीक है ना, ये आपके ही विश्वविद्यालय का क्वेश्चन पेपर रहेगा। मेन और बैक, जिनका मेन एग्जाम है और जिनका बैक एग्जाम है, दोनों बच्चे इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं। ठीक है ना। अच्छा, आपके विश्वविद्यालय के क्वेश्चन पेपर आपके पास पहुंच गया है, तो आपकी ये जिम्मेदारी रहेगी कि अपने सभी दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चले क्लास को स्टार्ट करते हैं। चले, आप लोगों में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर आपने फर्स्ट पेपर क्यों नहीं कराया था। फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों मेरे पास था, लेकिन फर्स्ट पेपर में मेरे पास ये फ्रंट पेज नहीं था। ठीक है ना, एक बच्चे ने क्वेश्चन पेपर भेजा था, मैंने उनसे कहा कि फ्रंट पेज भी सेंड कर दीजिए, लेकिन उन्होंने नहीं सेंड किया। बिना फ्रंट पेज के क्लास कराना पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि बच्चे बिलीव ही नहीं करते हैं कि सर ये हमारे ही विश्वविद्यालय का क्वेश्चन पेपर है ना। तो इस चीज़ को लेकर के बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है, तो बिना फ्रंट पेज के क्लास कराना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, चले बाकी आपके विश्वविद्यालय का ही क्वेश्चन पेपर है, बाकी सारी चीज़ें आप लोग देख लेंगे इसे। ठीक है ना, ये बुकलेट सीरीज भी रहेगी 2025 की। अच्छा, आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी कि एग्ज़ाम के बाद आप लोग अपना क्वेश्चन पेपर भेजिएगा तो फ्रंट पेज जरूर भेज दीजिएगा। ठीक है, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7607574584। ठीक है, एग्ज़ाम के बाद आप लोग अपना क्वेश्चन पेपर जरूर भेज देंगे। ठीक है, चले इसमें पहला क्वेश्चन देखिएगा, पूछा गया है किस कानून को कार्यस्थल पर महिलाओं को उत्पीड़न से बचाने के लिए पेश किया गया था। तो देखिए, कार्यस्थल पर क्या करें, कार्यस्थल पर महिलाओं को उत्पीड़न से बचाने के लिए पेश किया गया था यौन उत्पीड़न निवारण अधिनियम, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट पेश किया गया था। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर पहले का। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, इसमें पूछा गया है किस अनुसंधान डिजाइन के द्वारा, ये चार क्या है आपके अनुसंधान डिजाइन है। ठीक है ना, तो किसके द्वारा कारण और प्रभाव संबंधों की स्थापना करना सबसे उपयुक्त होता है। तो प्रयोगात्मक अनुसंधान के द्वारा कारण और प्रभाव संबंधों की स्थापना करना सबसे उपयुक्त होता है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के द्वारा। ठीक है, सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर दूसरे का। देखिए, ये जो एमएसयू का क्वेश्चन पेपर है ना, ये उत्तर प्रदेश में जितने भी विश्वविद्यालय हैं सभी बच्चे इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि कौन सी नमूना विधि सुनिश्चित करती है कि जनसंख्या के प्रत्येक सदस्य के चयन का समान अवसर हो। तो यह आपका यादृक्ष नमूना है ना, रैंडम सैम्पलिंग, ये क्या करता है, यह नमूना विधि सुनिश्चित करता है, यादृक्ष नमूना विधि या फिर रैंडम सैम्पलिंग, ये क्या करता है, ये नमूना विधि क्या करता है, सुनिश्चित करती है कि जनसंख्या के प्रत्येक सदस्य का चयन समान अवसर हो। ठीक है, ये ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर तीसरे का। देखिए, मेरा क्लास थोड़ा डीपली होता है, थोड़ा लंबा होता है, लेकिन अगर आप अच्छे से समझेंगे तो एक भी क्वेश्चन आप नहीं भूलेंगे एग्जाम के टाइम। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, इसमें पूछा गया है प्रयोगात्मक अनुसंधान में किस प्रकार का चर नियंत्रित किया जाता है। तो जब भी आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि प्रयोगात्मक अनुसंधान में किस प्रकार के चर है ना, किस प्रकार के चर का नियंत्रित किया जाता है, तो ध्यान रखिएगा स्वतंत्र चर को नियंत्रित किया जाता है प्रयोगात्मक अनुसंधान में। ठीक है, प्रयोगात्मक अनुसंधान में किस प्रकार के चर को नियंत्रित किया जाता है, स्वतंत्र चर को नियंत्रित किया जाता है। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 4 का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5, इसमें पूछा गया है अनुसंधान में साहित्यिक समीक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो अनुसंधान में क्या करा, साहित्य समीक्षा किया ना, साहित्य समीक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है अनुसंधान में अंतर की पहचान करना। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 5 का। ठीक है ना, आइडेंटिफाई रिसर्च गैप्स। चले अगला क्वेश्चन देख लीजिए, प्रश्न नंबर 6, इसमें पूछा गया है एक शून्य परिकल्पना यह कहती है कि कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं है। शून्य परिकल्पना क्या कहती है, कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं है। ये ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 6 का। ठीक है, चले प्रश्न नंबर 7, इसमें क्या पूछा गया है आपका, देखिए प्रश्न नंबर 7 है निम्नलिखित में से कौन डेटा संग्रहण विधि नहीं है। इन चारों में से कौन डेटा संग्रहण विधि नहीं है। तो देखें, सर्वेक्षण, प्रयोग और अवलोकन, ये तीनों क्या हैं, डेटा संग्रहण विधि हैं। परिकल्पना आपका, ठीक है ना, हाइपोथेसिस, ये आपका डेटा संग्रहण विधि नहीं है। डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 7 का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 8 नंबर पूछा गया है लिंग भूमिकाएं सामान्यतः किसके द्वारा आकारित होती हैं। तो जो लिंग भूमिकाएं होती हैं
ये सामान्यतः संस्कृति और समाज के द्वारा क्या होती हैं, आकारित होती हैं। ठीक है, इसमें बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 8वें का। कल्चर और सोसाइटी के द्वारा क्या होती हैं, लिंग भूमिकाएं सामान्यतः आकारित होती हैं यानी शेपेड होती हैं। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 9। इसमें पूछा गया है कि संगठित क्षेत्र में महिलाओं के रोजगार का एक प्रमुख प्रवृत्ति क्या है। तो एक प्रमुख प्रवृत्ति है महिलाएं बड़ी संख्या में नेतृत्व पदों पर जा रही हैं। ये ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 9 का। चलिए प्रश्न नंबर 10, इसमें आपसे पूछा गया है, देखिए प्रश्न नंबर 10 है कि वंचित समुदाय में महिलाओं के कानूनी अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाने का एक तरीका क्या है। तो जागरूकता बढ़ाने का तरीका है ज़मीनी स्तर पर कानूनी सहायता अभियान शुरू करना। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 10वें का। चलिए प्रश्न नंबर 11, इसमें आपसे क्या पूछा गया है, देखिए संगठित क्षेत्र में महिलाओं के लिए एक प्रमुख अवसर क्या है। क्या करा, संगठित क्षेत्र में महिलाओं के लिए एक प्रमुख अवसर क्या होता है। तो मातृत्व लाभ और नौकरी की सुरक्षा। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 11 का। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, जिन्होंने क्वेश्चन पेपर भेजा है इनका बहुत सारे क्वेश्चन आपके सही भी हैं। ठीक है, महिलाओं के रोजगार के रुझानों पर बढ़ती डिजिटलाइजेशन का क्या प्रभाव है। तो इसका प्रभाव है दूरस्थ और लचीली नौकरियों तक बेहतर पहुंच है। बी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 13, इसमें पूछा गया है अनौपचारिक क्षेत्र में काम करने वाली महिलाओं के लिए निम्नलिखित में से कौन सी चुनौती है। तो अनौपचारिक क्षेत्र में काम करने वाली महिलाओं के लिए क्या कौन सी चुनौती महत्वपूर्ण है या फिर कौन सी चुनौती है। तो इसमें चुनौती आती है नौकरी की सुरक्षा की कमी। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 13 का, है ना। लैक ऑफ जॉब सिक्योरिटी, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, इसमें आपसे पूछा है कि अनौपचारिक क्षेत्र में महिलाओं को किस प्रमुख चुनौती का सामना करना पड़ता है। तो इसमें नौकरी की सुरक्षा और लाभ का, ठीक है ना, जॉब सिक्योरिटी एंड बेनिफिट्स का। ये ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 14 का। चलिए अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 15, इसमें आपसे क्या पूछा गया है, देखिए पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन अनुसंधान की विशेषता नहीं है। अनुसंधान की विशेषता क्या नहीं है, अनुसंधान की विशेषता होती है, देखिए प्रणालीबद्ध होता है अनुसंधान, उद्देश्य पूर्ण होता है और पुनरुत्पादन योग्य होता है अनुसंधान, है ना। व्यक्तिपरक यानी सब्जेक्टिव आपका नहीं होता है। सी ऑप्शन राइट हो क्वेश्चन नंबर 15 का। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 16 है कि प्रयोग में जिस चर को नियंत्रित किया जाता है उसे कहते हैं। तो प्रयोग में जिस चर को नियंत्रित किया जाता है उसे स्वतंत्र चर कहा जाता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 16 का। चलिए अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 17, इसमें पूछा गया है किस प्रकार का अनुसंधान एक तात्कालिक समस्या को हल करने का प्रयास करता है। तो जो आपका अनुप्रयुक्त अनुसंधान होता है, ठीक है ना, अप्लाइड रिसर्च होता है, ये क्या करता है, ये एक ऐसा अनुसंधान है जो तत्कालिक समस्या को हल करने का प्रयास करता है। ठीक है ना, बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 17 का। चलिए प्रश्न नंबर 18, इसमें क्या पूछा गया है, पूछा गया है एक नमूना जो जनसंख्या, है ना, एक नमूना जो जनसंख्या की विशेषताओं को सटीक रूप से दर्शाता है उसे कहा जाता है, उसे प्रतिनिधि नमूना कहा जाता है, रिप्रेजेंटेटिव सैंपल। सी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 19, इसमें पूछा गया है अनुसंधान परिकल्पना किसे संदर्भित करती है। तो जो अनुसंधान परिकल्पना होती है यह आपके एक अस्थायी कथन को संदर्भित करती है। ये ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है ना, ये टेंटेटिव स्टेटमेंट को संदर्भित करती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 20, इसमें आपसे क्या पूछा गया है, पूछा गया है किस अनुसंधान विधि में हस्तक्षेप के बिना अवलोकन किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा जो आपका प्राकृतिक अवलोकन होता है, ठीक है ना, प्राकृतिक जो अवलोकन होता है, नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन जो होता है, ये एक ऐसा अनुसंधान विधि है जिसमें हस्तक्षेप के बिना अवलोकन किया जाता है। ठीक है ना, सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 21, इसमें पूछा है निम्नलिखित में से कौन सी गुणात्मक अनुसंधान विधि है। क्या कह रहा है, गुणात्मक अनुसंधान विधि कौन सी है। तो इसमें जो केस स्टडी है ना, जो आपका गहन अध्ययन है, ये आपका क्या है, अनुसंधान विधि है, गुणात्मक अनुसंधान है। ठीक है ना, बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 21 का। ठीक है, क्लियर हो गया। इन्होंने देखें हिंदी में भी लिख दिया है केस स्टडी यानी गहन अध्ययन। ठीक है, चलिए
अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 22, इसमें आपसे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से गैर संभाव्यता नमूनाकरण विधि है, क्या है? तो उद्देश्यपूर्ण नमूनाकरण जो होता है ये क्या है? गैर संभाव्यता नमूनाकरण विधि है ना, नमूनाकरण विधि। क्लियर है? क्लियर हो गया। चले सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 22 का। देखिए कुछ बच्चे ऐसे हैं ना, सोचते हैं कि सर मैं अपना रोल नंबर जो है फ्रंट पेज पर लिख दिए, इस वजह से क्वेश्चन पेपर नहीं सेंड कर पाते। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बीए सेमेस्टर वाला की जिम्मेदारी है। आपकी जितने भी प्राइवेसी है वो बीए सेमेस्टर वाला की जिम्मेदारी है। आपका रोल नंबर हटा दिया जाता है, ठीक है। तो आपके पास जितना भी क्वेश्चन पेपर होगा भेज दीजिएगा। चलिए, अनुसंधान में साहित्य समीक्षा का उद्देश्य क्या है? क्या करा है? अनुसंधान में साहित्य समीक्षा का उद्देश्य क्या होता है? तो अनुसंधान संदर्भ स्थापित करना। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है, ठीक है। चलिए, प्रश्न नंबर 24, इसमें पूछा है अनुसंधान में निम्नलिखित में से कौन वैधता का प्रकार नहीं है? वैधता का प्रकार कौन नहीं है? तो देखिए, संरचनात्मक वैधता क्या है? ये आपके अनुसंधान में वैधता का प्रकार है ना। और कौन सा? सामग्री वैधता, ठीक है ना, जो कॉन्टेक्स्ट वैलिडिटी है, ये भी आपकी वैधता का प्रकार के अंतर्गत आता है, ठीक है। बाहरी वैधता, ठीक है ना, एक्सटर्नल जो आपका वैलिडिटी है, ये भी वैधता का प्रकार है, लेकिन अनुक्रमिक वैधता नहीं होता है आपका, ठीक है। डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 24 का। सेक्वेंटली वैलिडिटी नहीं होता है, ठीक है, याद रखेंगे ना। चलिए, अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 25 पूछा गया है परिकल्पना परीक्षण में टाइप 1 त्रुटि किसे संदर्भित करती है? तो परिकल्पना परीक्षण में टाइप 1 त्रुटि प्रदर्शित करती है सत्य शून्य परिकल्पना को अस्वीकार करना। ये ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 25 का, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन देख लेंगे। प्रश्न नंबर 26, इसमें क्या पूछा गया है? लिंग पहचान किस जीवन अवस्था के दौरान बनती है? तो जो लिंग पहचान होती है ना, ये प्रारंभिक बचपन, लिंग पहचान प्रारंभिक बचपन जीवन अवस्था के दौरान बनती है, ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न नंबर 27, इसमें आपसे पूछा गया है अन्वेषणात्मक अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य होता है आगे के अध्ययनों के लिए जानकारी एकत्र करना। बी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है ना, टू गैदर इंफॉर्मेशन फॉर फ्यूचर स्टडीज। चलिए, अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 28, इसमें पूछा है लिंग समाजीकरण का उदाहरण कौन सा है ना। जेंडर सोशलाइजेशन का उदाहरण कौन सा है? तो लड़कियों को देखभाल करना सिखाना, ये क्या है? लिंग समाजीकरण का उदाहरण है। जेंडर सोशलाइजेशन का उदाहरण है। ये ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 28 का, है ना। आगे बढ़ेंगे। चलिए, अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न नंबर 29, इसमें पूछा गया है लैंगिक असमानता सबसे अधिक किस क्षेत्र में परिलक्षित होती है? तो लैंगिक समानता शिक्षा में, राजनीतिक प्रतिनिधित्व में और रोजगार के अवसर में, इन सभी में क्या है? लैंगिक असमानता, ठीक है ना, परिलक्षित होती है। तो उपरोक्त सभी। डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 29 का। चले, प्रश्न नंबर 30, इसमें क्या पूछा गया है? देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 है कि निम्नलिखित में से कौन सा लिंग वेतन अंतर का मुख्य कारण है ना। लिंग वेतन अंतर का मुख्य कारण क्या है? तो यहाँ पर याद रखिएगा प्राइमरी रीजन फॉर जेंडर वे गैप्स, है ना। तो इसका मुख्य कारण है भेदभाव, ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 30 का, ठीक है ना, डिस्क्रिमिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे पूछा गया है 31 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा सिद्धांत बताता है कि लिंग भूमिकाएं अवलोकन और अनुकरण के माध्यम से सीखी जाती हैं? तो सामाजिक अधिगम सिद्धांत, ठीक है ना, सोशल लर्निंग जो थ्योरी है, यह एक ऐसा सिद्धांत है जो बताता है कि लिंग भूमिकाएं अवलोकन और अनुकरण के माध्यम से सीखी जाती हैं। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 32, इसमें पूछा गया है ग्रामीण क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन सा लिंग विकास मुद्दा है? तो ग्रामीण क्षेत्रों में लड़कियों के लिए सीमित शैक्षिक अवसर जो होता है, ठीक है ना, ये क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में, ठीक है, लिंग विकास का बहुत ही बड़ा मुद्दा है। ये ऑप्शन आपका राइट है। लिमिटेड एजुकेशनल, ठीक है ना, अपॉर्चुनिटीज़ फॉर गर्ल्स। अगला क्वेश्चन इसमें आपसे पूछा गया है नारीवाद सिद्धांत मुख्य रूप से किस पर ध्यान केंद्रित करता है? तो जो नारीवाद सिद्धांत है ना, ये क्या कर रहा है? ये मुख्य रूप से किस पर ध्यान केंद्रित करता है? तो लिंग समानता को बढ़ावा देने पर, ठीक है ना, प्रमोटिंग जेंडर इक्वलिटी पर नारीवाद सिद्धांत क्या करता है? मुख्य रूप से ध्यान देता है, ठीक है। ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा।
चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 34। इसमें क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन, है ना, इन चारों में से कौन लिंग समानता का उदाहरण है। तो इन चारों में से पुरुषों को पितृसत्तात्मक अवकाश की पेशकश करना, ये क्या है, लिंग समानता का उदाहरण है। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 34 का। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 35। पूछा गया है, प्रयोगात्मक अनुसंधान में नियंत्रण समूह का मुख्य उद्देश्य क्या है। इसका मुख्य उद्देश्य होता है तुलना के रूप में काम करना। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 35 का। चलिए प्रश्न नंबर 36। इसमें पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा लिंग असमानता का उदाहरण है। इन चारों में से कौन लिंग असमानता का उदाहरण है। तो समान कार्य के लिए असमान वेतन, है ना, पुरुष भी है महिला भी है, दोनों समान काम कर रहे हैं, पुरुष की सैलरी अधिक है महिला की सैलरी कम है, तो ये क्या है, समान कार्य के लिए असमान वेतन क्या है, ये लिंग असमानता का उदाहरण है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37। इसमें क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया है, अनुसंधान प्रक्रिया में अंतिम चरण कौन सा है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ये लगभग हर साल पूछा जाता है। तो क्या होता है, निष्कर्ष निकालना अनुसंधान प्रक्रिया का अंतिम चरण होता है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 38 नंबर। पूछा गया है, महिला शिक्षा के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रमों का उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य होता है महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 39। इसमें पूछा है, गरीबी का स्त्रीकरण अवधारणा का क्या तात्पर्य है ना। गरीबी का स्त्रीकरण अवधारणा का तात्पर्य होता है महिलाओं का गरीबी दर अधिक होना। बी ऑप्शन आपका राइट है ना। क्लियर हो गया, गरीबी का स्त्रीकरण, महिलाओं का गरीबी दर अधिक होना। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 40। पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन लिंग आधारित हिंसा का उदाहरण है। तो मौखिक दुरुपयोग, ठीक है ना, मौखिक दुरुपयोग ये क्या है, ये आपका लिंग आधारित हिंसा का उदाहरण है। ये ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 40 का। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 41। इसमें पूछा गया है, महिला शिक्षा में क्षमता निर्माण का एक महत्वपूर्ण पहलू क्या है। एक महत्वपूर्ण पहलू है संसाधनों तक समान पहुंच। ठीक है, बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 41 का। चलिए प्रश्न नंबर 42। इसमें क्या पूछा गया है, ग्रामीण क्षेत्रों में लिंग समानता के लिए एक महत्वपूर्ण बाधा कौन सी है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में, ठीक है ना, लिंग समानता के लिए एक महत्वपूर्ण बाधा होती है क्या, शिक्षा तक सीमित पहुंच। ये ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है ना, लिमिटेड एक्सेस टू एजुकेशन। चलिए अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है, महिला शिक्षा में क्षमता निर्माण किस में मदद करता है। तो यह मदद करता है नेतृत्व कौशल के विकास में, डेवलपिंग लीडरशिप स्किल में। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा है, महिला शिक्षा में क्षमता निर्माण में कौन सा कारक महत्वपूर्ण योगदान देता है। तो शिक्षा प्रशिक्षण, ठीक है ना, महिला शिक्षा में क्षमता निर्माण में जो शिक्षा प्रशिक्षण है, ठीक है ना, ये सबसे महत्वपूर्ण योगदान देता है टीचर ट्रेनिंग। ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन, इसमें आपसे पूछा गया है, ग्रामीण क्षेत्रों में महिला शिक्षा में क्षमता निर्माण की सबसे बड़ी चुनौती क्या है। सबसे बड़ी चुनौती होती है लिंग रूढ़ियाँ। ठीक है, बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 45 का। चलिए प्रश्न नंबर 46। पूछा गया है, उच्च शिक्षा में महिलाओं की क्षमता को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपाय किया जा सकता है। तो उपाय किया जा सकता है सलाहकार कार्यक्रमों की पेशकश करके। सी ऑप्शन आपका राइट है 46 का। चलिए प्रश्न नंबर 47। इसमें क्या पूछा गया आपसे, भारत में लड़कियों की शिक्षा में सुधार पर केंद्रित कौन सी सरकारी योजनाएं हैं। तो यह आपका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना है। ये ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अच्छा ये पूछ लेगा कि भारत में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब शुरू हुई थी। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है ना। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिएगा आप लोग, मैं आपके कमेंट को पिन कर दूंगा। ठीक है, थोड़ा सा एक्सप्लेन करके ज़रूर आप लोग कमेंट करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है कि पितृसत्तात्मक समाजों में कौन सा निर्णय लेने का सबसे आम प्रकार है। ठीक है ना, पितृसत्तात्मक समाज में कौन सा निर्णय लेने का प्रकार सबसे आम है। तो पुरुष प्रधान निर्णय लेना सबसे आम होता है पितृसत्तात्मक समाजों में। ठीक है ना, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है ना, 48 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा।
प्रश्न नंबर 49 इसमें पूछा गया है महिला शिक्षा के लिए क्षमता निर्माण में गैर सरकारी संगठनों यानी एनजीओ की क्या भूमिका है। तो एनजीओ भूमिका निभाता है शैक्षिक सहायता प्रदान करना, ठीक है ना, प्रोवाइडिंग एजुकेशनल सपोर्ट। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 50 पूछा गया है ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की शिक्षा तक पहुंच में सुधार के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपाय सहायक हो सकता है। तो डिजिटल बुनियादी ढांचे को बढ़ाना। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 50 का। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 51 इसमें क्या पूछा गया है कौन सा कारक महिलाओं की निर्णय लेने की क्षमता को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाता है। तो यह शिक्षा बढ़ाता है, एजुकेशन। ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन इसमें आपसे पूछा गया है महिला शिक्षा में क्षमता निर्माण में व्यावसायिक प्रशिक्षण को बढ़ावा देना क्यों महत्वपूर्ण है। इसलिए महत्वपूर्ण है व्यवहारिक शिक्षा, व्यवहारिक कौशल विकसित करना, ठीक है ना, टू डेवलप प्रैक्टिकल स्किल। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 52 का, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 53 इसमें पूछा है निम्नलिखित में से कौन कार्यस्थलों में महिलाओं की निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाता है। तो नेतृत्व के लिए समान अवसर, ठीक है ना, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर लीडरशिप, ठीक है, एक ऐसा चीज़ है जो कार्यस्थल में महिलाओं को निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाता है, ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है किस प्रकार के संगठनों में, है ना, ये 4 प्रकार के संगठन है, पूछ रहा है किस प्रकार के संगठनों में महिलाओं के पास अधिक निर्णय लेने की शक्ति होती है। तो महिलाओं के पास अधिक निर्णय लेने की शक्ति होती है जेंडर नेचुरल, ठीक है ना, जेंडर नेचुरल ऑर्गेनाइजेशन, लिंग तटस्थ संगठन में। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 55 इसमें आपसे पूछा गया है नेतृत्व पदों पर महिलाएं आमतौर पर किस प्रकार की होती हैं। तो आमतौर पर महिलाएं निर्णय लेने की जिम्मेदारियां बढ़ती हैं। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन इसमें आपसे पूछा गया है वित्तीय स्वतंत्रता महिलाओं की निर्णय लेने की क्षमता को कैसे प्रभावित करता है। तो यह प्रभावित करता है, यह उनकी निर्णय लेने की शक्ति को बढ़ाता है। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 56 का, ठीक है ना। फिर से देख लेंगे वित्तीय स्वतंत्रता महिलाओं की निर्णय लेने की क्षमता को कैसे प्रभावित करता है। तो यह उनकी निर्णय लेने की शक्ति को बढ़ाती है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन 57 नंबर पूछा गया है घर में महिलाओं की निर्णय लेने की क्षमता के लिए एक प्रमुख बाधा क्या है। तो एक प्रमुख बाधा होती है पारंपरिक लिंग भूमिकाएं, है ना, ट्रेडिशनल जेंडर रूल्स, जो आपके रूल्स बनाए गए हैं पहले से, इससे क्या होता है घर में महिलाओं की निर्णय लेने की क्षमता में एक प्रमुख बाधा आती है, ठीक है ना। सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 57 का। जब घर में क्या है पुरुष प्रधान होता है घर में, है ना, तो पुरुष ही क्या करता है निर्णय लेता है, ठीक है। महिलाओं को ये पारंपरिक लिंग भूमिकाएं, है ना, ये पहले से ही चली आ रही हैं। क्वेश्चन नंबर 58 क्या है इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर को बढ़ा सकता है। महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर को बढ़ा सकता है कौशल विकास पहल, ठीक है ना, स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स। सी ऑप्शन आपका राइट है। सी नहीं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है इसमें, है ना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 58 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा इसमें आपसे पूछा गया है घर में महिलाओं के निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में भागीदारी को निम्नलिखित में से कौन सा उपाय सुधार सकता है। तो इसमें सुधार सकता है लिंग संवेदनशीलता कार्यक्रम, ठीक है ना, जेंडर सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 60 इसमें पूछा गया है महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता को बढ़ाने का एक प्रमुख अवसर क्या है। तो एक प्रमुख अवसर है व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम। बी ऑप्शन आपका राइट है वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 61 नंबर पूछा गया है विज्ञान और प्रौद्योगिकी में महिलाओं के लिए अधिक अवसर किससे पैदा हो सकते हैं। तो ये पैदा हो सकते हैं महिलाओं के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी में छात्रवृत्तियों की पेशकश करके। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है हाल के वर्षों में किस क्षेत्र में महिलाओं के रोजगार के अवसरों में सबसे अधिक वृद्धि हुई है। तो सबसे अधिक वृद्धि हुई है सूचना प्रौद्योगिकी में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 62 का, है ना। अभी आप कॉल लगाएंगे तो सर्विस सेंटर पे ज़्यादातर महिलाओं के ही कॉल रहते हैं, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 इसमें पूछा गया है महिलाओं के लिए लचीले कार्य घंटे का मुख्य लाभ क्या है ना। महिलाओं के लिए लचीले कार्य घंटे का मुख्य लाभ क्या है। इसका लाभ होता है कार्य और जीवन में संतुलन में वृद्धि, ठीक है,
कार्य और जीवन में संतुलन में वृद्धि। यहाँ के लिखना चाहिए था, कार्य और जीवन के संतुलन में वृद्धि, है ना। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पूछा गया है महिलाओं के लिए नेतृत्व के अवसरों को बढ़ाने में निम्नलिखित में से कौन सा सहायता हो सकता है। तो सहायता हो सकता है लिंग तटस्थ नेतृत्व प्रशिक्षण, जेंडर नेचुरल लीडरशिप ट्रेनिंग। ये ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन इसमें आपसे पूछा गया है कौन सी भारतीय सरकारी पहल महिलाओं की उद्यमिता को बढ़ाने पर केंद्रित है। तो यह केंद्रित है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, ठीक है ना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। तो बी ऑप्शन आपका राइट है 65 का। चलिए अगला क्वेश्चन इसमें आपसे पूछा गया है महिलाओं के बीच कानूनी जागरूकता का क्या महत्व है। तो महिलाओं के बीच कानूनी जागरूकता का, ठीक है ना, क्या महत्व है। तो महत्व है उन्हें अपने अधिकारों की वकालत करने के लिए सशक्त बनाना। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के लिए उच्च शिक्षा के अवसरों तक पहुंच में सुधार किससे किया जा सकता है। तो सुधार किया जा सकता है डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म का विस्तार करके। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 67 का। चलिए अगला क्वेश्चन इसमें आपसे पूछा गया है वैश्विक अर्थव्यवस्था में महिलाओं के लिए एक प्रमुख अवसर क्या है। तो एक प्रमुख अवसर है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भागीदारी, ठीक है ना, पार्टिसिपेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। बी ऑप्शन आपका राइट है 68 का, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन इसमें आपसे पूछा गया है भारत में महिलाओं और पुरुषों के लिए समान वेतन सुनिश्चित करने वाला कानून कौन सा है। तो कानून है आपका समान पारिश्रमिक अधिनियम, ठीक है ना, इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट। बी ऑप्शन आपका राइट है। क्लियर हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 70 इसमें पूछा गया है महिलाओं के कानूनी अधिकारों के बारे में जागरूकता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक है। आवश्यक है सुलभ कानूनी साक्षरता कार्यक्रम, ठीक है ना। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 70 का। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 71 इसमें पूछा गया है लिंग संवेदनशीलता कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य क्या है। इसका मुख्य उद्देश्य होता है पुरुषों और महिलाओं दोनों को लैंगिक समानता के बारे में शिक्षित करना। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, है ना, 71 हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 72 72 नंबर है कि भारत में कौन सा कानून महिलाओं को घरेलू हिंसा से बचाता है। तो घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम बचाता है प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे प्रश्न नंबर 73 इसमें पूछा गया है ग्रामीण भारत में महिलाओं के सशक्तिकरण को प्रभावित करने वाली एक सामाजिक समस्या कौन सी है। तो बाल विवाह और शिक्षा की कमी। ये ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 73 का। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल के दशकों में महिलाओं के रोजगार में किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। तो आईटी सेवाओं में, ठीक है ना, आईटी सेक्टर एंड सर्विस में। ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन और ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, है ना। बाकी जो मैंने आपसे रिक्वेस्ट करी थी कि अपना क्वेश्चन पेपर भेज दीजिएगा, अगर रोल नंबर लिख दिए हैं तो भी कोई बात नहीं है, मैं आपका रोल नंबर हटा दूंगा, ठीक है ना। और क्लास को हाइप जरूर कर दीजिएगा, HYP हाइप लिखा होगा नीचे, बटन बना होगा, ठीक है ना। जितना ज़्यादा पॉइंट देंगे उतना ज़्यादा हमारे लिए और इस क्लास के लिए फ़ायदा रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये क्लास पहुँचती है ना। और मोस्टली एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, मैंने बहुत ही मेहनत करी है इसके लिए। लास्ट क्वेश्चन है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पहल किस सामाजिक समस्या का समाधान करती है। तो यह लिंग आधारित भेदभाव, कन्या भ्रूण हत्या, ठीक है ना, इन सभी को क्या करती है, ये सामाजिक समस्या का समाधान करती है। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 75 का, है ना। बाकी क्लास कैसी लगी कमेंट के माध्यम से अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा। जल्दी मिलेंगे आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।